हेलो आईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ सैम सत्यम और स्वागत है आपका मेरे चैनल सैट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था हॉन्टिंग एडेलाइन लाने को, बट वो बुक हिंदी में ट्रांसलेट हुई नहीं है। तो फाइनली मैं वो बुक पढ़ रहा था एंड आई लव्ड इट रियली, इसलिए मैंने उसे एआई की हेल्प से उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ और ये फर्स्ट चैप्टर है उस बुक की। तो आई डोंट नो कि कैसा होगा एआई ट्रांसलेशन, बट क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ हिंदी में, ये बस फर्स्ट टाइम ही पढ़ने जा रहा हूँ रिकॉर्ड करते हुए। तो आई डोंट नो कैसा लगेगा आप लोगों को, बट बने रहे मेरे साथ। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर देना कि मैं नेक्स्ट चैप्टर भी ले आऊँ। और चलिए इस किताब के वार्निंग से इस किताब को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस किताब का एक अंत रोमांचक मोड़ पर होता है। अगर आपको ऐसा अंत पसंद नहीं है तो कृपया इस किताब को ना पढ़ें और फिर एक बुरा रिव्यू ना दें, क्योंकि आपको ऐसा अंत पसंद नहीं है। आपको पहले ही चेतावनी दे जा चुकी है। दूसरी बात, यह एक डार्क किताब है जिसमें पीछा करना, सहमति के बिना संबंध, ग्राफिक हिंसा और यौन स्थितियाँ शामिल है। बहुत सारी यौन स्थितियाँ। यू नो ना यौन स्थितियाँ क्या होता है। इंटीमेसी सीन्स। भाई इसे आई ने बहुत ही भयंकर ट्रांसलेट किया रियली। मैं एक महिला हूँ जो अपने पात्र से प्यार करती हूँ, ठीक है। मैं उसके बारे में जितना हो सके देखना चाहती थी। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए परेशान करने वाला है तो कृपया इस किताब को ना पढ़ें। और भाई आप लोग आगे मत सुनना अगर आप लोगों को ऐसा चीज़ पसंद ना हो तो, और बाद में मतलब रिपोर्ट मत कर देना। लेकिन ये वे चीज़ें नहीं है जिनके बारे में मुझे चिंता है। वास्तव में मुझे पता है कि ये लोगों को आकर्षित भी कर सकती है, और मुझे पता है कि कुछ लेखक खास चेतावनियाँ नहीं देते क्योंकि वो चाहते हैं कि पाठक बिना किसी पूर्वाग्रह के इस किताब का अनुभव करे। मैं इसे समझती हूँ, लेकिन इस किताब के साथ अगर मैंने ये चेतावनियाँ साफ साफ नहीं दी तो मुझे सही नहीं लगेगा। मैं किसी भी तरह का ट्रॉमा, चाहे वो नया हो या फिर जिया गया हो, पाठकों पर डालना नहीं चाहूँगी। और साफ कहूँ तो यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। तो अगर आप आगे पढ़ना अगर आप आगे सुनना चाहते हो तो आपको किताब का मज़ा ख़राब नहीं करने का, और आपको इस किताब का मज़ा ख़राब नहीं करना है तो यहीं रुक जाए। भाई कितनी लंबी और नहीं गया, और थोड़ा सा और ये सब ओके। अगर कोई पाठक मुझे जानता है तो वो जानते हैं कि मैं असल दुनिया की समस्याओं को हल्के में नहीं लेती। यह किताब भी कोई अपवाद नहीं है। इस किताब में यार क्या क्या लिखा हुआ है तो मेरे बच्चे। तो फाइनली ये एक छोटा सा वार्निंग है जो राइटर ने अपने रीडर्स को दे रखा है, क्योंकि इट्स डार्क रोमांस बेबी, तो ये चीज़ होना ही है। एंड तो चलिए कितनी देर हो गई, थोड़ा सा बकवास हो ही गया, 3 मिनट। अब कहानी ओरिजिनल में शुरू करते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए आंखों को बंद कर कर मेरे साथ डार्क रोमांस के सफ़र में। मेरे घर की खिड़कियां बिजली की तेज़ गड़गड़ाहट से काँप रही है। आसमान में बिजली चमकती है, रात को रोशन कर देती है। उसी पल कुछ सेकेंड्स के लिए उस चमक में मुझे अपने घर की खिड़की से बाहर खड़ा आदमी दिखाई देता है। वह मुझे देख रहा है, हमेशा मुझे देखता रहता है। मैं वही करती हूँ जो हमेशा करती हूँ। मेरा दिल धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती है और हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बार मैंने उसे देखा है, वह हमेशा मुझसे वही प्रतिक्रिया निकलवाता है, डर और उत्तेजना। मुझे समझ नहीं आता कि यह मुझे क्यों उत्तेजित करता है। ज़रूर मुझ में कुछ गड़बड़ है। यह समस्या नहीं है कि मेरे शरीर में गर्मी की लहर दौड़ जाए, जैसा मेरे शरीर में झंझनाहट हो। यह भी समस्या नहीं है कि मेरा दिमाग उन चीज़ों के बारे में सोचने लगे जो मुझे नहीं सोचना चाहिए। क्या वह मुझे अभी देख सकता है? मैं सिर्फ एक पतली टैंक टॉप पहनी हूँ जिसमें से मेरे स्तन साफ दिख रहे हैं, या वे छोटे शॉर्ट्स जो मेरे शरीर को मुश्किल से ढक रहा है। क्या उसे ये सब पसंद आ रहा होगा? ज़रूर आ रहा होगा। यही वह वजह है कि वो मुझे देखता है ना। इसलिए हर रात वापस आता है और हर बार और भी ज़्यादा देखता है, जबकि मैं उसे खामोशी से चुनौती देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वह थोड़ा और पास आए।
ताकि मेरे पास उसके गर्दन पर चाकू रखने का बहाना हो। सच यह है कि मैं उससे डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। लेकिन वह आदमी जो मेरे खिड़की के बाहर खड़ा है, मुझे ऐसे महसूस कराता है जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में बैठी हूँ, जहाँ सिर्फ टीवी की एक लाइट जल रही है जिस पर कोई हॉरर फिल्म चल रही है। यह डरावना है और मैं बस छिप जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा मुझे वहाँ रोक देता है, जो इस डर में थोड़ा सा मज़ा भी ढूंढ लेता है। अब फिर से अंधेरा हो गया और बिजली दूर कहीं और चमक रही है। मेरी सांसें और तेज हो रही है। मैं उसे नहीं देख सकती, लेकिन वह मुझे देख सकता है। अपनी आँखों की खिड़की से हटकर मैं अपने अंधेरे घर के अंदर देखती हूँ, इस डर से कि कहीं वो अंदर तो नहीं आ गया। चाहे पर्शंस मैनर में अंधेरा कितना भी गहरा हो, लेकिन काले और सफ़ेद चेक्ड फ्लोर हमेशा दिखते रहते हैं। यह घर मुझे मेरे दादाजी से मिला था। मेरे परदादा परदादी ने 1940 के दशक की शुरुआत में इस 3 मंजिला विक्टोरियन घर का निर्माण किया था, खून पसीने आंसुओं और 5 निर्माण मजदूरों की जान की कीमत पर। कहानी यह है, या यूँ कहूँ कि नाना यह कहती थी कि घर में आग लग गई थी और इमारत की बनावट के दौरान 5 मजदूर मर गए थे। मैंने इस दुखद घटना के बारे में कोई समाचार लेख नहीं पाया, लेकिन मैनर में जो आत्माएं हैं वे निराशा से भरी हुई थी। नाना हमेशा ऐसे कहानियाँ सुनाती थी जिन पर माँ और पापा आंखें घुमा लेते थे। माँ ने कभी नाना की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि वह बस ऐसा नहीं मानना चाहती थी। कभी कभी रात में मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी, या उन मज़दूरों की आत्माएं हो सकती थी जो 80 साल पहले आग में मर गए थे, या यह वही साया हो सकती थी जो मेरे घर के बाहर खड़ा रहती है, मुझे देखते रहती है, हमेशा मुझे देखते रहती है। अध्याय 1। कभी कभी मुझे अपनी माँ के बारे में बहुत गंदे विचार आते हैं, विचार जो किसी भी नॉर्मल बेटी के दिमाग में नहीं आना चाहिए। कभी कभी मैं पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होती। एडी, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रही हो, माँ कहती है मेरे फ़ोन के स्पीकर से। मैं उस पर घूरती हूँ। बहस करने का मन नहीं होता। जब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो वो ज़ोर से आह भरती है। मैं अपनी नाक सिकोड़ती हूँ। मुझे हैरानी होती है कि इस महिला ने हमेशा नाना को नाटकबाज कहा, लेकिन खुद को नाटक करने की आदत नहीं देख पाती। बस इसलिए कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें घर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसमें रहना ही पड़े। यह पुराना है और अगर इसे गिरा दिया जाए तो शहर के सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। और बस इसलिए कि तुम्हें यह पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें नहीं रह सकती। मैं सूखा जवाब देती हूँ। मेरी माँ एक बदमाश है और सीधा और साफ। उनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ बुरा रहता है और मैं समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों है। तुम्हें हमें 1 घंटे की दूरी पर रहोगी। तुम्हारे लिए हमारे पास आना बहुत ही असुविधाजनक होगा। नहीं, अरे मैं कैसे जा पाऊँगी, कैसे जी पाऊँगी? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गायनेकोलॉजिस्ट भी 1 घंटे दूर है, लेकिन मैं हर साल उसे देखने जाती हूँ और ये विजिट्स कहीं ज़्यादा दर्दनाक होते हैं। नहीं, मैं जवाब देती हूँ। मैं इस बातचीत से ऊब चुकी हूँ। मेरी धैर्य की क्षमता उस 60 सेकेंड तक ही चलती है जब मैं माँ से बात करती हूँ। उसके बाद मैं बचे हुए ऊर्जा पर चल रही होती और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं रहती। अगर एक बात नहीं होती तो दूसरी बात होती। वो हमेशा किसी न किसी बात पर शिकायत ढूंढ ही लेती है। इस बार यह मेरे दादा दादी द्वारा दिए गए घर में रहने का मेरा निर्णय है। मैंने पार्शंस मैनर में बड़े हुए, हालों में भूतों के साथ दौड़ते हुए और नाना के साथ कुकीज बनाते हुए। मुझे यहाँ अच्छे यादें जिनमें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि माँ का नाना के साथ मेल नहीं था। मैं कभी नहीं समझ पाई कि उनके बीच का तनाव क्यों था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और माँ की चिढ़ और तंज की बातों को समझा तो यह सब समझ में आया। नाना हमेशा जीवन को सकारात्मक और खुशहाल दृष्टिकोण से देखती थी, लेकिन दुनिया के गुलाबी चश्मों के माध्यम से। वह हमेशा हंसती और गुनगुनाती रहती थी, जबकि माँ को हमेशा एक चिढ़ी हुई मुद्रा में ही देखा जा सकता है, जैसे उनकी आंखों के चश्मे टूट गया हो और जब
वह नाना के गर्भाशय से बाहर आई, मुझे समझ ही नहीं आता कि उनकी व्यक्तिगतता कभी भी एक तिल की तरह क्यों नहीं विकसित हुई। उन्हें कभी भी चीरी हुई बिच्छू बनने के लिए नहीं उठाया गया था। बचपन में मेरी माँ और पापा का घर पार्शन्स मैनर से सिर्फ 1 मील दूर था। वो मुझे मुश्किल से सहन कर पाती थी, इसलिए मैंने अपना ज़्यादातर बचपन इसी घर में बिताया। जब मैं कॉलेज के लिए गई तो माँ शहर से 1 घंटे दूर चली गई। जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मैं उनके साथ रहने चली गई। जब तक मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो गई और मेरा लेखन करियर उड़ान नहीं भरने लगे। और जब ऐसा हुआ तो मैंने देश भर यात्रा करने का शुरू कर लिया, कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं हुई। नाना ने लगभग 1 साल पहले मरने से पहले अपनी वसीयत में मुझे यह घर दिया था, लेकिन मेरे शौक ने मुझे पार्सन्स मैनर में जाने से रोक दिया। अब तक माँ फिर से फ़ोन पर आह भरती रही, काश तुम्हारे पास जीवन में ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती बजाय इस शहर में रहने के। प्यारी, अपने जीवन को और कुछ बेहतर बनाओ, न कि उस घर में बर्बाद हो जाओ जैसे तुम्हारी दादी ने किया। मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी तरह बेकार बन जाओ। मेरे चेहरे पर गुस्से की झलक आ जाती और मैं सीने में आग लग जाती। अरे माँ, मैंने फ़ोन काट देती हूँ, गुस्से से अपनी उंगली को स्क्रीन पर दबाते हुए, जब तक मुझे कॉल का अंत होने की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वह अपनी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, जबकि वह केवल प्यार और सम्मान के लायक थी। नाना ने उससे ऐसा नहीं बर्ताव किया जैसा वो मुझसे करती है, यह तो साफ है। मैं माँ की किताब को एक पन्ना फाड़ती हूँ और नाटकीय आह भरती हूँ। साइड की खिड़की से बाहर देखती हूँ, वह घर ऊंचा खड़ा है, काले छत की टीप गहरी बादलों के बीच से निकलती हुई और घने जंगलों पर लटकी हुई, जैसे कह रही हो कि तुम मुझसे डरोगे। अपनी पीठ को घुमाते हुए पेड़ों के घनी झाड़ियों में कोई आम आमंत्रण नहीं दिखता। उनकी छाया बढ़ते जा रही है और फैलते हुए पंजे। मैं कांपती हूँ, इस छोटे से चट्टान के हिस्से से आने वाली रहस्यमय भावना का आनंद लेती हूँ। यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा मेरे बचपन में था, और यह मुझे अंत कालेपन में देखने की कोई कम उत्साह नहीं देता। पार्शन्स मैनर एक चट्टान के किनारे पर स्थित है जो खाड़ी की ओर देख रही है। 1 मील लंबा ड्राइववे जो एक घने वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। पेड़ों का यह जमावड़ा इस घर की बाकी को दुनिया से अलग करता है, जिससे लगता है कि आप पूरी तरह अकेले हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप पूरी तरह से अलग ग्रह पर हैं, सभ्यता से बाहर। पूरे क्षेत्र में एक खतरनाक उदास वातावरण है और मुझे यह बहुत पसंद है। घर अब ख़राब हो चुका है, लेकिन इसे थोड़ा प्यार और देखभाल से नया जैसा बनाया जा सकता है। सैकड़ों लताओं ने अपने घर को घेर लिया है और खिड़कियों के चारों ओर काले पेंट का रंग जैसे सस्ते नेल पॉलिश की तरह उखड़ रहा है। मुझे बड़े फ्रंट पोर्च को नया बनवाने के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक तरफ से झुकने लगा है। लॉन लंबे समय से कटाई का इंतज़ार कर रही है। घास के ब्लेड लगभग मेरी ऊंचाई के बराबर है और 3 एकड़ की साफ जगह खरपतवारों से भर गई है। मुझे लगता है कि बहुत सारे सांप आराम से बस चुके हैं, क्योंकि इसका आखिरी बार कब छाटा गया था याद नहीं। नाना वसंत के मौसम में पार्शन्स मैनर की काली छाया को रंग बिरंगे फूलों से संतुलित करती थी, और पतझड़ में सूरजमुखी घर के दीवारों के चारों ओर चढ़ते थे। पंखों में चमकीले पीले और नारंगी रंग के साइडिंग के खिलाफ सुंदर कंट्रास्ट बनाते थे। मैं घर के सामने एक बगीचा फिर से लगा सकती हूँ जब मौसम ऐसा हो। इस बार मैं स्ट्रॉबेरी सलाद और हर्ब्स भी लगाऊंगी। मैं अपने विचारों में गहरी हूँ जब मेरी नज़र ऊपर की ओर हिलने पर लगती है। सबसे ऊपर की खिड़की में पर्दे हिल रहे हैं। आखिरी बार मैंने चेक किया था, वहाँ कोई केंद्रीय वेंटिलेशन नहीं था। कुछ भी उस पर्दे को हिला नहीं सकता, लेकिन मुझे जो मैंने देखा उस पर संदेह नहीं था। पीछे की ओर उभरते हुए तूफान के साथ पार्शन्स मैनर एक हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है। मैं अपने निचली होठ को दांतों के बीच दबा लेती हूँ, चेहरे पर मुस्कान रोक नहीं पाती। मुझे यह पसंद है, मैं नहीं बता सकती क्यों, लेकिन मुझे यह पसंद है। माँ की बातों की परवाह मत करो, मैं यहाँ रह रही हूँ।
मैं एक सफल लेखिका हूँ और कहीं भी रहने की मुझे ज़रूरत नहीं। तो अगर मैं एक ऐसी जगह पर रहने का फ़ैसला करती हूँ जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो इससे मुझे कमज़ोर नहीं बना देना। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, एक ठंडे हवा का झोंका मेरे स्वागत करती है। मैं एक ठंडे बारिश से अभी गीली त्वचा और ठंडी बासी हवा से काँपती हूँ। घर के अंदर का वातावरण छायादार है, खिड़कियों से हल्के रोशनी झलकती है और जो धीरे धीरे फीकी हो रही है, जैसे सूरज भूरे बादलों के पीछे गायब हो रही हो। मेरे दिमाग में यह एक अंधेरी तूफान रात थी शुरू करने का ख्याल आता है। मैं ऊपर देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ जब मुझे काले रीब सीलिंग दिखाई देते हैं जो लंबे पतले लकड़ी के टुकड़ों से बनी है। एक शानदार झूमर मेरे सिर के ऊपर लटक रहा है, सोने का स्टील से बना हुआ, उसके टिप्स पर क्रिस्टल लटक रहा है। यह हमेशा नाना के सबसे प्रिय संपत्ति रही है। काले और सफ़ेद चाँद चेक फ्लोर सीधे काले ग्रेनाइट साथ सीढ़ियों की ओर ले जाती है, इतनी बड़ी कि एक पियानो को साइड से घुसाया जा सके, एंड लिविंग रूम में जाती है। मेरे बूट्स की चिपचिपाहट टाइलों पर सुनाई देती है जो मेरे जैसे मैं अंदर की ओर आगे बढ़ती हूँ। यह मंजिल मुझे मुख्य रूप से एक ओपन कंसेप्ट है, जिससे यह लगता है कि घर का विशाल का हिस्सा आपको पूरी तरह निगल सकता है। लिविंग एरिया सीढ़ियों के बाईं ओर है। मैं अपने होठों को चबाते हुए चारों ओर देखती हूँ। मेरे इस तरह घर पर धूल जमी हुई है और मॉट बॉल की गंध बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा मैंने आखिरी बार देखा था, नाना की मृत्यु से ठीक पहले। लिविंग रूम की दूर बाईं तरफ दीवार पर एक बड़ा काला पत्थर का फायर प्लेस है, जिसके चारों ओर लाल मखमली सोफे रखे हुए हैं। एक शानदार लकड़ी की कॉफ़ी टेबल बीच में है, जिसमें एक खाली फूलदान रखा हुआ है। नाना उसे लीली से भरते थे, लेकिन अब यह केवल धूल और कीड़ों के शवों से जमा कर हो। दीवारों पर काले फेल्स वॉलपेपर है, भारी सुनहरी पर्दे से सजी हुई। मेरे पसंदीदा हिस्सों में से एक ही घर के सामने बड़ी खड़ी और खिड़की जो पार्सन्स मैनर के परे जंगल का सुंदर दृश्य प्रदान करता है। इसके सामने एक लाल मखमली झूला है और एक मेल खाता हुआ स्टूल है। नाना यहीं बैठती थी और बारिश देखती थी और कहती थी कि उनकी माँ भी यही करती थी। चेक टाइलिंग रसोई में जाती है, जिसमें खूबसूरत काले रंग के स्टेनलेस कैबिनेट्स और संगमरमर के काउंटर पार्ट्स हैं। बीच में एक विशाल आइलैंड है, जिसकी एक तरफ काले बार स्टूल लगे हुए हैं। दादा और मैं यहाँ बैठते थे और नाना को खाना बनाते हुए देखते थे। नाना मीन्स यहाँ पे दादी है, ओके। इनके खुद से गुनगुनाते हुए खाना बनाते हुए सुनते थे। यादों को झटकते हुए मैं झूले के पास उसे ऊंचे लैंप पर जाती हूँ जो लाइट चालू करती है। मुझे राहत मिली जब एक मक्खन जैसे मुलायम चमक बल्ब से निकलती है। कुछ दिन पहले मैंने अपने नाम पर उपयोगिताओं को चालू करने के लिए कॉल किया था, लेकिन पुराने घर से निपटते वक्त आप कभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते। फिर मैं थर्मोस्टेट के पास जाती हूँ, संख्या देखकर फिर से काँप जाती हूँ। 62 डिग्री। मैं अपने अंगूठे को ऊपर की तीर पर दबाती हूँ और तब तक नहीं रुकती जब तक तापमान चिन्ह स्तर 4 पर सेट नहीं हो जाता। मुझे ठंडे तापमान से परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे कपड़ों से बाहर ना निकले। मैं फिर से मुड़ती हूँ और एक ऐसे घर का सामना करती हूँ जो पुराने और नया दोनों है। एक ऐसा घर जो मेरे दिल में हमेशा के लिए बसा हुआ है, भले ही मेरा शरीर थोड़े समय के लिए चला गया हो। फिर मैं मुस्कुराती हूँ। पार्सल्स मैनर की गॉथिक गैलरी में खुशी पाती हूँ। यह वैसा ही सजाया गया है जैसे मेरे परदादा परदादी ने किया था, और यह स्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। नाना कहती है कि उन्हें तब सबसे अच्छा लगता था जब वह कमरे में सबसे चमकदार चीज़ होती थी। इसके बावजूद उनके पास पुराने लोगों की पसंद थी। मैं सच में क्या उन सफ़ेद थ्रो तकियों पर लेंस के बॉर्डर और एक अजीब कढ़ी हुई फूलों की गुलदस्ता है। वह प्यारा नहीं है, वह बदसूरत है। मैं आ भरती हूँ।
ठीक है नाना, मैं वापस आ गई हूँ, जैसा तुम चाहती थी। मैं मरे हुए वायु में फुसफुसाती हूँ। कहानी का सीन चेंज हो रहा है बुक स्टोर की तरफ। तुम तैयार हो? मेरी पर्सनल असिस्टेंट मुझसे पूछती है। मैं मैरियोटा की तरफ देखती हूँ जो बेतकल्लुफ़ी से माइक मेरी ओर बढ़ा रही थी और उसकी नज़रें अभी भी छोटे से भवन में प्रवेश कर रहे लोगों पर है। यह स्थानीय बुक स्टोर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन किसी तरह वे इसे सही ढंग से कर रहे हैं। लोगों की भीड़ छोटी सी जगह में भरती जा रही है, एक समान लाइन में लगकर साइनिंग शुरू होने का इंतज़ार कर रही है। मेरे नज़रें भीड़ पर घूमती है और मैं अपने आप में गिनती करती हूँ। मैं गिनती के बीच में ही खो जाती हूँ। हाँ, मैं कहती हूँ। मैं माइक पकड़ती हूँ और सबके ध्यान आकर्षित करने के बाद हल्ला चुप हो जाता है। दर्जनों आंखें मुझ पर गड़ी हुई है, जिससे मेरे गालों तक एक गुलाबी रंग चढ़ जाती है। यह मुझे असहज करती है, लेकिन मुझे अपने पाठकों से प्यार है, इसलिए मैं इसे पार कर जाती हूँ। शुरू करने से पहले मैं बस एक सेकंड लेना चाहती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आप सभी की सराहना करती हूँ कि आप सभी को मिलकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्या सब तैयार है? मैं पूछती हूँ अपने स्वर में उत्साह लाते हुए। यह नहीं कि मैं उत्साहित नहीं हूँ, बस मैं बुक साइनिंग के दौरान बहुत अजीब महसूस करती हूँ। मुझे सामाजिक बातचीत अच्छी नहीं लगती। मैं उस तरह की हूँ जो सवाल पूछे जाने पर एक ठहरी हुई मुस्कान के साथ बस आपके चेहरे को घूरती है, जबकि मेरे दिमाग उस सवाल को सुनने की कोशिश कर रहा होता है। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि मेरे कानों में मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और अपनी सापी तैयार करती हूँ। मैरियोटा हम दूसरे मामलों को संभालने के लिए चली जाती है। मुझे जल्दी में शुभकामनाएं देती है। उन्होंने मेरे पाठकों के साथ की गड़बड़ियों को देखा है और उन्हें मेरे साथ सेकेंड हैंड शर्म महसूस होती है। शायद यही है एक सामाजिक पराया होने का एक नुकसान। दी लॉटो मैरियोटा, जब मैं अकेली शर्मिंदगी महसूस कर रही होती हूँ तब ये बहुत मज़ेदार नहीं है। पहले पाठक मेरे पास आते हैं, उसके हाथ से मैं मेरी किताब द वंडर और उसके चेहरे पर हंसती हुई मुस्कान है। ओह माय गॉड, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वह कहती है, लगभग किताब मेरे चेहरे पर ढकेलते हुए। पूरी तरह से मेरे तरीके का काम। मैं चौड़ी मुस्कान के साथ किताब को धीरे से लेती हूँ। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं जवाब देती हूँ। और हे टीम फ्रिकल्स, मैं कहती हूँ। उसने अपनी उंगली उसके चेहरे और मेरे बीच हिला रही हूँ। वह थोड़ी असहज हंसती है। उसके हाथ उसके गालों पर चले जाते हैं। आपका नाम क्या है? मैं जल्दी से पूछती हूँ ताकि हम इन कंडीशन के बारे में अजीब बातचीत में ना फंस जाए। मेगन, वह जवाब देती है। और आप अपना नाम स्पेल करके बताती है। मेरी हाथ कांपती है जब मैं सावधानी से उनका नाम एक छोटी सी सराहना नोट लिखती हूँ। मेरा साइन बहुत कच्चा है, लेकिन यह मेरे पूरे अस्तित्व को दर्शाता है। मैं किताब वापस करती हूँ और फिर एक सच्ची मुस्कान के साथ धन्यवाद कहती हूँ। जैसे ही अगला पाठक आता है, मेरे चेहरे पर दबाव महसूस होती है। कोई मुझे घूर रहा है, लेकिन यह सोचने वाली बात है क्योंकि हर कोई मुझे देख रहा है। मैं इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती हूँ और अगले पाठक को बड़ी मुस्कान देती हूँ, लेकिन यह एहसास बढ़ता जाता है जब तक मुझे ऐसा महसूस न होने लगता है त्वचा के नीचे मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हो और एक मसाल मेरे त्वचा पर हो। यह कुछ ऐसा है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं और मेरा गाल गर्म हो जाता है। आधा ध्यान मेरे साइन की हुई किताब और गहमा गहमी करने वाले पाठक पर है, जबकि दूसरा ध्यान भीड़ पर है। मेरी नज़रें सबली बुक स्टोर के विस्तार पर घूमती है। बिना इसे जाहिर किए ही मुझे असहजता का स्रोत खोजने की कोशिश करती हूँ। मेरे नज़र एक अकेले व्यक्ति पर ठहर जाता है जो सबसे पीछे खड़ा है। एक आदमी। भीड़ उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को छिपा रही है। बस उसकी आँखों के कुछ हिस्से लोगों के सिरों के बीच से दिखाई दे रही है, लेकिन जो मैं देख सकती हूँ उससे मेरे हाथ ठहर जाता है लिखते समय। उसकी आंखें एक तो इतनी गहरी और अंधेरी है कि लगता है जैसे कुएं में देख रही हूँ, और दूसरी बर्फीली नीली, लगभग सफ़ेद, जो एक हस्की की आंखों की याद दिलाती है।
एक घाव उसके रंगीन आंखों के बीच में है, जैसे कि वह पहले ही ध्यान आकर्षित कर रही हो। जब एक गला खंखारता है मैं कूद जाती हूँ। मैं अपनी नज़रें हटाकर किताब की ओर देखती हूँ। मेरी सारपी वही स्थान पर रुकी रहती है और एक बड़ा काला स्याही का धब्बा बना देती है। माफ़ करें, मैं बड़बड़ाती हूँ और अपने साइन को पूरा करती हूँ। मैं एक बुकमार्क पकड़ती हूँ, उसे भी साइन करती हूँ और एक माफ़ीनामे के रूप में किताब में रख देती हूँ। पाठक मुझसे मुस्कुराती है। गलती पहले ही भूल चुकी है और अपनी किताब लेकर चली जाती है। जब मैं वापस आदमी की तलाश करती हूँ, वो चला गया है। एडी, तुम्हें ना संभोग की ज़रूरत है। तो दोस्तों सीन फिर से चेंज हुआ है। एडी, तुम्हें ना संभोग की ज़रूरत है। इस पर मैं अपनी स्ट्रो को लिप करके अपनी ब्लूबेरी मार्टिना को जितनी हो सके गहरे तक पीती हूँ। दया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे ऐसे देखती है जैसे वह पूरी तरह से असंतुष्ट और आधीर हो। मुझे लगता है कि मुझे बड़ा मुँह चाहिए, ज़्यादा शराब उसमें समा सकेगा। मैं ये बाहर से नहीं कहती क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उसकी अगली प्रतिक्रिया यही होगी कि इससे बड़े शहद के लिए इस्तेमाल करो। जब मैं स्ट्रो को चूसती रहती हूँ, वो मेरी चुप्पी को सहन नहीं कर पाती और प्लास्टिक को मेरे होठों से खींच लेती है। मैंने अब तक ग्लास के नीचे का हिस्सा चूस लिया है और अब बस हवा चूस रही हूँ। यह मेरे मुंह को 1 साल से ज़्यादा का एक्शन मिल रहा है। अरे निजी स्पेस, मैं बुदबुदाती हूँ ग्लास को नीचे रखते हुए। मैं दया की आंखों से बचते हुए वेट्रेस को ढूंढने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी एक और मार्टिना ऑर्डर कर सकूं। जितनी जल्दी मुझे स्ट्रॉ मिले उतनी जल्दी मैं इस बातचीत से बच सकूंगी। मेरा ध्यान मत भटकाओ बीच, दया कहती है। तुम इसमें बहुत ख़राब हो। हमारी आंखें मिलती है, एक पल ठहरती है और फिर हम दोनों हंस पड़ते हैं। मैं भी बिस्तर में ख़राब हूँ लगता है, मैं हंसते हुए कहती हूँ। दया मुझे एक कड़ी नज़र से देखती है। तुम्हारे पास कई मौके हैं, तुम बस उन्हें लेती नहीं। तुम एक हॉट 26 वर्ष की महिला हो जिनके चेहरे पर तिल है, एक बेहतरीन जोड़ी छाती और एक बेहतरीन पिंडली है। पुरुष यहाँ तुम्हारी तरह इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारी। मैं कंधे उचका देती हूँ, फिर से बात टालते हुए। दया गलत नहीं है, कम से कम विकल्पों के बारे में। मुझे बस उनमें से कोई भी दिलचस्प नहीं लगता। सब बस यही पूछते कि तुम क्या पहन रही हो, क्या पहन रखी हो और रात को 1 बजे आओगी। मैं वही पुरानी स्वेट पैंट्स पहनी रहती हूँ। मैं क्रॉच पर एक रहस्यमय दाग है और नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वह एक उम्मीद भरी हाथ आगे बढ़ाती है। मुझे अपना फ़ोन दो। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती है। नहीं एडेलिन राइली, मुझे अपना फ़ोन दो। तुम्हारा गधा फ़ोन या क्या, मैं चीखते हुए पूछती हूँ। या मैं खुद को टेबल पर फेंक दूँगी। तुम्हें पूरी तरह से शर्मिंदा करूँगी और वैसे भी अपनी मर्जी कर लूँगी। मेरी नज़रें आखिरकार हमारी वेटर्स पर जाती है और मैं उसे इशारा करती हूँ। वह भागते हुए आता है। शायद सोचती है कि मैंने अपने खाने में बाल पाया है, जबकि वास्तव में मेरे सबसे अच्छी दोस्त के पास कुछ उपद्रव है। मैं थोड़ा और समय गंवा देती हूँ। वेट्रेस पूछती हुई कि कौन सा ड्रिंक पसंद करती है। अगर यह बदतमीजी नहीं होती तो मैं ड्रिंक मेन्यू को एक बार और देख लेती। इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी मार्टिना को हरा से चुनती हूँ और वेट्रेस फिर से दौड़ती है। मैं फ़ोन उसे दे देती हूँ और उसके फैलाए हुए हाथ में ज़ोर से थपाते हुए, क्योंकि मुझे उससे गुस्सा आ रहा था। वह खुशी से मुस्कुराती है और टाइप करना शुरू कर देती है। उसकी आंखों में शैतानी चमक बढ़ जाती है। उसके अंगूठे टर्बो स्पीड में जाती है, जिससे सोने की अंगूठियाँ लगभग धुंधली हो जाती है। उसकी साग हरी आंखें ऐसी शैतानी से चमक रही है जो सिर्फ शैतान की बाइबल में ही हो। अगर मैं थोड़ा खोजूँ तो मुझे वह उसकी तस्वीर भी मिल जाएगी। एक बमसेल जिनकी त्वचा गहरी भूरी है, सीधे काले बाले हैं और नथ में सोने की हूप है। वह शायद कोई शैतानी मकड़ी है। तुम किसे मैसेज कर रही हो, मैं करहाते हुए पूछती हूँ, लगभग बच्चे की तरह पाँव पटकते हुए। मैं खुद को रोकती हूँ, लेकिन बहुत करीब से महसूस करती हूँ कि मेरा सामाजिक तनाव बाहर आ सकता है और मैं कुछ पागलपन कर सकती हूँ, जैसे कि रेस्टोरेंट के बीच में एक गुस्सैल बर्ताव।
वो ऊपर देखती है और मेरे फ़ोन को लॉक करती है और कुछ सेकंड बाद वापस कर देती है। तुरंत मैं इसे फिर से अनलॉक करती हूँ और मैसेजेस को खोलने लगती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि उसमें ग्रेशन को टेक्स्ट किया गया है तो मैं ज़ोर से कराहती हूँ, आज रात आओ। और भाई ओके, ये बहुत ही ख़राब वर्ड यूज किए गए हैं, लाइक इफ़ आई से कि कैसे हम ह्यूमंस के प्राइवेट पार्ट को हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो कितनी बुरी तरीके से होती है, या फिर हिंदी गालियाँ। तो ये ऐसा लिखा हुआ है जो मैं नहीं बोल सकता, तो मैं खुद से कुछ जोड़ दे रहा हूँ। आई डोंट नो, हंसी आएगी आप लोगों को यार, मैं क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, आज रात आओ और सॉरी आज रात आओ और मुझे टेस्ट करो, मुझे तुम्हारा। मैं सूखे सवर में पढ़ती हूँ, यह पूरी बात नहीं है। बाकी मैं कितनी कामुक हूँ और हर रात उसके बारे में सोचती हूँ, खुद को छूती हूँ। मैं ऐसे कभी नहीं कहूँगी, मैं शिकायत करती हूँ, यह भी मुझे नहीं लगता। तुम बीच। दया हंसती है और उसके सामने के दांतों के बीच छोटी सी खाली जगह पूरी तरह से दिख रही है। मुझे सच में उससे नफरत है। मेरा फ़ोन पिंग करता है। दया लगभग अपने सीट पर उछल रही है, जबकि मैं गूगल में 1000 वेट्स टू डाई का संपर्क जानकारी ढूंढने पर विचार कर रही हूँ ताकि मैं उन्हें एक नई कहानी भेज सकूँ। पढ़ो, वह मांगती है। उसकी पकड़ हाथ पहले से मेरे फ़ोन के लिए बढ़ रही है ताकि वह देख सके कि उसने क्या कहा है। मैं इसे उसकी पहुँच से खींचती हूँ और मैसेज देखती हूँ। ग्रेशन, आखिरकार तुमने अपनी समझदारी दिखाई बेबी। रात 8 बजे आऊँगा। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें कभी बताया या नहीं, लेकिन मुझे सच में तुमसे नफ़रत है। मैं कुड़कुड़ाते हुए कहती हूँ और एक गुस्सैल नज़रों से उसे देखती हूँ। वह मुस्कुराती है और अपने ड्रिंक पर लग जाती है। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ बेबी गर्ल। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ग्रेसन मेरे गले में सांस लेते हुए दीवार के खिलाफ ढकेलता है। सीन चेंज हो चुकी है। मेरे पीछे की हड्डी सुबह में चौटीले हो जाएगी। अब वह अपने को मेरे जांघों के बीच रगड़ता है तो मुझे घृणा होती है। मैं अंदर से खुद को झिझक से बाहर निकालने की थोड़ी राहत पाने की कोशिश में हूँ। मैंने ग्रेशन को रद्द नहीं किया जैसे कि मैं चाहती हूँ। अब मुझे अपने फ़ैसले पर पछतावा हो रहा है। वर्तमान में वह मुझे मेरे डरावने हॉलवे में दीवार के खिलाफ ढकेल रहा था। पुराने स्टाइल के सॉन्सेस लाल दीवारों पर लगे हुए हैं और उन दीवारों पर कई पीढ़ियों के पारिवारिक चित्र हैं। मुझे लगता है कि वे मुझे देख रहे हैं, अपनी आँखों में गुस्सा और निराशा से, जैसे अपनी वंशज को देख रहे हैं उनके सामने ही सीन करते हुए। सिर्फ कुछ लाइट्स की ही कम है और वे केवल मकड़ियों के जाले को ही उजागर कर रही है। बाकी हॉलवे पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है और मैं बस द गर्ज से एक भूतिया के बाहर आने वाले इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मेरे पास भागने का बहाना हो। मैं निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर ग्रेशन से ठोकर मार दूंगी और मुझे इस बारे में कोई शर्म नहीं होगी। वो मुझे कान में कुछ गंदे बातें बुदबुदाता है जबकि मैं ऊपर लगे सॉन्सेस को देखती हूँ। ग्रेशन ने इस बार कहा था कि उसे मकड़ी से डर लगता है। मैं सोचती हूँ कि क्या मैं चुपके से एक मकड़ी निकाल कर उसके शर्ट के पीछे डाल सकती हूँ। यह उससे यहाँ से बाहर निकालने के लिए जल्दी हो जाएगा और शायद वह मुझसे फिर से बात करने के लिए बहुत शर्मिंदा होगा। जब मैं वास्तव में इसे करने जा रही हूँ तो मैं पीछे हटती हूँ, भागते हुए। ऐसा लगता है कि वह मेरी गर्दन को इंतजार कर रहा था। उसके तांबे के बाल मेरे उंगलियों से उलझ जाते हैं और उसकी हल्की त्वचा पर लली चढ़ी हुई है। शायद यह लाल बालों का दोष है। ग्रेसन के पास देखने में सब कुछ सही है। वह बेहद हॉट है, उसकी बॉडी शानदार है और मुस्कान कीलर है। अफसोस वह बुरा सा पूरी तरह से एक झंझट है। चलो इसे बेडरूम में ले चलते हैं। वह तुम्हारे अंदर आना चाहता है। आंतरिक रूप से मैं तिलमिली हो जाती हूँ, बाहरी रूप से मैं भी तिलमिलाती हूँ।
मैं अपने शर्ट को सिर के नीचे खींचने की कोशिश करती हूँ। उसके ध्यान की अवधि एक बगल के कुत्ते की तरह है, और जैसे मैंने सोचा था वह पहले ही मेरे छोटे से गलती को भूल चुका है और मेरी छाती को ध्यान दे रहा है। दया ने इस बारे में सही कहा था, मेरी छाती वाकई बेहतरीन है। वह फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। अगर उसने इस सच में फाड़ दिया तो मैं उसे थप्पड़ मारती, लेकिन वह अचानक रुक जाता है जब ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। ध्वनि इतनी अचानक और हिंसक है कि मैं चौंक जाती हूँ। मेरे दिल धड़कने लगता है, हमारी आंखें चौंक के साथ मिलती है। कोई मेरे दरवाजे पर पीट रहा है, और वह भी बहुत ज़ोर से। क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो? वह पूछता है। उसका हाथ उसके बगल में जाता है। आंतरिक रूप से वह नाराज़ हो जाता है। नहीं, मैं सांस भरते हुए कहती हूँ। मैं जल्दी से अपना शर्ट वापस पहनती हूँ और चरचराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर जाती हूँ। दरवाजे के पास खिड़की से बाहर देखने पर मैं देखती हूँ कि बाहर का पोर्च खाली है। मेरे भौहें चिढ़ जाती है। पर्दा गिराते हुए मैं दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती हूँ। रात की शांति ने महल को घेर लिया है। ग्रेसन मेरे पास आता है और उलझन में दिखता है। उसे खोलोगी? वह मूर्खता से पूछता है, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए, जैसा कि मुझे नहीं पता कि वह मेरे सामने है। मैं लगभग धन्यवाद कह देती हूँ, बस तंग करने के लिए, लेकिन रुक जाती हूँ। उस थपथपाने की आवाज़ ने मेरे को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। आवाज़ बहुत आक्रामक और गुस्से वाली थी, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दरवाजे पर थपथपाया हो। एक सच्चा आदमी मेरे लिए दरवाज़ा खोलने की पेशकश करेगा, खासकर जब हम एक मील गहरे जंगल और पानी में 100 फुट ऊंचाई के बीच घुरे हुए हैं। लेकिन ग्रेसन मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देखता है और थोड़ा मुझे मूर्ख की तरह। हांफते हुए मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और उसे झटक देती हूँ। फिर से कोई नहीं। मैं पोर्च पर कदम रखती हूँ। सड़ी हुई फर्श की आवाज़ मेरे वजन के नीचे गूंजती है। ठंडी हवा मेरे दालचीनी बालों को लहराती है। बाल मेरे चेहरे को छूते हैं और मेरे त्वचा पर सिलता दौड़ते हुए मैं अपने बालों को कान के पीछे करती हूँ और पोर्च के एक कोने की ओर चली जाती हूँ। कोई नहीं। घर से दूसरी ओर भी कोई नहीं है। कोई आसानी से जंगल में मेरी देखरेख कर सकता है, लेकिन अंधेरे में यह जानने का कोई तरीका नहीं है जब तक मैं बाहर जाकर खुद की खोज नहीं करती। और मैं हॉरर फिल्मों को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं किसी भी मुख्य भूमिका निभाने में रुचि नहीं रखती। ग्रेसन मेरे पास आता है। उसकी आंखें पेड़ों को स्कैन करती है। कोई मुझे देख रहा है, मुझे यह पूरा यकीन है। मैं इसके अस्तित्व के बारे में भी उतना ही यकीन करती हूँ जितना गुरुत्वाकर्षण के बारे में। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ती है। यह वही एहसास है जो मुझे डरावनी फिल्में देखने पर होती है। यह मेरे दिल की धड़कन से शुरू होती है और फिर एक भारी वजन मेरे पेट पर बैठ जाता है। धीरे धीरे मेरे अंदर गहराई तक चली जाती है। मैं हिलती हूँ, अभी इस एहसास के साथ पूरी तरह से सहज नहीं हुई हूँ। गुस्से से मैं घर में लौटती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। ग्रेसन मेरे पीछे आ रहा है। मुझे नहीं पता कि वह इस बीच कपड़े उतार रहा है। वह जब मेरे कमरे में आता है, जब मैं मुड़ती हूँ, वह पूरा तरह से नग्न होता है। सच में? मैं चीखते हुए कहती हूँ। कितने मूर्ख हो तुम। किसी ने मेरे दरवाजे पर इतना ज़ोर से पीटा है, जैसे कि वह दरवाज़ा उनसे गधे में चुप गया हो और वह तुरंत वहीं से शुरू करने के लिए तैयार है, मेरी गर्दन पर चाटते हुए, जैसे कोई जैलो निकलती हो। क्या? वह हैरान होकर पूछता है, अपनी बाहों को फैलाते हुए। क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? किसी ने दरवाजे पर पीटा है, और यह थोड़ा डरावना था। मैं अभी उस मूड में नहीं हूँ। चिल, क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैं एक सामान्य आदमी पूछेगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, या महसूस करेगा कि मैं कैसा हूँ। शायद मुझे आराम देने की कोशिश करेगा, फिर मुझे अंदर डालेगा। तुम्हारा कोई चांद नहीं है तुम सच में? वह पूछता है। उसकी आंखें भूरे और गुस्से से जल रही है। यह रंग खराब है, जैसे उसकी पूरी पर्सनैलिटी और बुरा संभोग। यह आदमी मछलियों को भी हरा देगा, जैसे वह संभोग करता है। वह कोई नहीं होगा, और मैं हूँ ना। हाँ, मैं हूँ ना। मैं सच में हूँ। मैं टायर्ड हूँ और मुझे सोना है। साले एडी, वह चीखते हुए कहता है। एक मोजा उठाता और पहनता है। बाकी कपड़े मेरे हॉलवे में फेंके हुए हैं। वह मेरे कमरे से बाहर निकलता है, कपड़े उठाता है, और जब वह लंबी हॉलवे के आधे रास्ते पर पहुंचता है तो वह रुकता है और मेरी ओर मुड़ता है। तुम बहुत बुरी हो एडी। तुम सिर्फ मुझे
ब्लू बॉल्स देती हो और मैं इससे तंग आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे और इस डरावने घर से तंग आ चुका हूँ। वह चिल्लाते हुए कहता है, मेरी ओर उंगली दिखाते हुए, और तुम एक बेवकूफ़ हो, मेरे घर से बाहर निकलो ग्रेशन। उसके चेहरे पर एक हैरानी छल जाती है, फिर गुस्से से उसकी आंखें तिरछी हो जाती है। वो मुड़ता है, अपने हाथ पीछे करता है और दीवार पर पंच करता है। मेरे गले से एक चीख निकलती है जब उसकी आधी बाँह गायब हो जाती है और मैं चौंक और अंधविश्वास में अपना मुंह खोलती हूँ। चूँकि मैं तुम्हारे पास नहीं पहुँच पा रही, सोचो आज रात खुद का एक खड्डा बना लूँ, इसलिए इसके ठीक कर बीच वह गुस्से में कहता है, और मुझे एक मोजे और कपड़ों के ढेर के साथ वह बाहर निकल जाता है। तुम हरामी, मैं गुस्से में चीखती हूँ, मेरे दीवार में बने छेद की ओर बढ़ती हूँ। नीचे से 1 मिनट बाद मुख्य दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि रहस्यमय व्यक्ति अब भी बाहर हो, हरामी को एक ही मौजे में मर जाने दो। तो दोस्तों ये चैप्टर 1 यहीं ख़त्म होता है। आई नो ये ट्रांसलेट बहुत ही बुरा है, बट ठीक है, मैंने इसे पूरा रिकॉर्ड किया है तो मैं इसे अपलोड भी करूँगा, आप लोगों को मिल ही जाएगा अगर आप अभी ये सुन रहे होगे तो। एंड मैं ट्राई करूँगा इसको थोड़ा और अच्छे से ट्रांसलेट करने की। वैसे मैं अगर इस चैप्टर का समरी दूँ तो ये जो एडलिन है, ठीक है, ये अपना दादा दादी के साथ बचपन में एक महल में रहती थी और फिर अब बड़ी हो गई है, लेखक बन गई है, लेकिन अब वो इस महल में वापस रहना चाहती है, बट इसकी जो मम्मी है वो मना कर रही है, ठीक है। और जब ये एक बुक स्टोर में अपने बुक के पब्लिशन, मतलब बुक इसका एक पब्लिश होता है, ये एक बुक स्टोर में जाती है तो वहाँ पे इसे लगता है कि कोई इसे देख रहा है, वो एक स्ट्रेंजर है। एंड फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे इसके एक दोस्त है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है, वो इसका फ़ोन लेके इसके पुराने मतलब बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर देती है। एंड फिर आपको ये सीन पता ही है कि वो लोग मतलब उसका बॉयफ्रेंड, मतलब ये नहीं चाहती है अपने बॉयफ्रेंड को, एंड वो अच्छा नहीं करता है, क्या नहीं करता है। तो ये चीज़ होता है। एंड जब वो ये करते रहते हैं इसे, तो इसका जो महल का जो सबसे मेन डोर है वहाँ पे कोई नॉक करता है। एंड अब कोई भी लड़की हो और इस लड़का हो तो लड़की चाहेगी कि लड़का जाके वो चीज़ देखे, दरवाज़ा खोले एंड ऑल, बट वो नहीं खोलने जाता और ख़ुद इसे बोलता है कि जाके खोल के देखो, ठीक है। तो इसे पसंद नहीं आता है। एंड फिर वो पूछने की जगह कि तुम कैसी हो, ये वो अगेन वो कंटिन्यू कर देता है, अपने पसंद नहीं आता है। एंड फिर दोनों के बीच बहस होती है और फिर जो ग्रेशन है वो जाने लगता है, उससे पहले वो दीवार पे एक मुक्का मारता है तो दीवार पे एक छेद हो जाता है एंड वो चला जाता है। और जब जो एडलिन है वो घर दीवार पे जो छेद हुआ इसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि वो छेद बहुत बड़ा है। वो अपना हाथ अंदर डालती है लेकिन वो हाथ बहुत ही अंदर जाते हुए होता है। तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर में। बाय, टेक केयर।